प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और इस हफ्ते की जो कुंडलियाँ जितनी भी आई थी वो कमेंट के माध्यम से आज जिनकी कुंडली लेकर के उपस्थित हूँ उनका नाम। पहले एक बात बताइए कि आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि अरे यार आज भी मेरी कुंडली नहीं ली गई। ये मत सोचिएगा, क्योंकि इस बार नहीं ली गई है तो अगली बार ज़रूर ले ली जाएगी। पर थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि मैं जो चयन करता हूँ उसके पैमाने थोड़े अलग से हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो बहुत सटीक है और बिल्कुल वो सही भी है। पर आप लोगों को बिल्कुल भी धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको प्रेम है और ज्योतिष देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निस्संदेह उसमें आपकी स्थिति मजबूती होती रही है प्रत्येक दिन। भाविशा पटेल इनका नाम है। ये गुजरात के जूनागढ़ से हैं। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। भाविशा पटेल जी की कुंडली बनती है 7 फरवरी 1986 सुबह 1:30 दिन शुक्रवार का था, जूनागढ़ गुजरात से। और ये कुंडली जो है वो यहां है, पर पहले पंचांग बता देता हूं। माघ और पौष का प्रभाव। व्यक्ति सुंदर है और देखने में अच्छा है, सजीला है। उत्तरायण का जन्म है तो आत्मविश्वास भी साथ में है और बोलने से पहले सोचता है, विचार करता है, धर्मज्ञ है, धर्मपरायण है और अपनी स्थिति को अच्छा प्रत्येक दिन बनाना चाहता है। दरअसल वो चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। गलतियों से सीखने की कला जबरदस्त है। ये बात बहुत अच्छी से इस कुंडली में देख रहा हूं मैं। शिशिर ऋतु का प्रभाव है तो प्रेमी है किस्म का और किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है, सबको मिला करके चलना चाहता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन है गुरुवार का। आप वस्तुतः भाविशा जी क्यों ज्योतिषीय कार्यक्रम देखती हैं? कुछ और भी देख सकती थी। तो ये दरअसल गुरुवार का प्रभाव है, क्योंकि प्रत्येक चीज जो भी हमारे जीवन में घटित होती है वो सिर्फ महादशा, अंतरदशा या फिर ग्रहों की स्थितियों के आधार पर नहीं होती हैं। पंचांग वो चीज होती है जो मूलतया आप वैसे हो और वो चीजें कुंडली में मजबूत और कमजोर दशा में, ग्रहों की स्थितियों के आधार पर और आपके पर्यावरण के आधार पर तय होती हैं। पर पंचांग वस्तुतः वही है जैसा आपको होना चाहिए। बात समझ में तो आ रही होगी। गुरुवार का जन्म तो विदुषी हैं, समझदार हैं, चीजों को समझने की क्षमता रखती हैं और जितनी स्थिति में आप मजाक करती हैं उतनी क्षमता आपको मजाक सहने के भी है। ये भी गुण देखे जा रहे हैं। कई बार होता है कि लोग मजाक करना तो जानते हैं पर सह नहीं पाते हैं, पर आपकी ये शिकायत नहीं है। मजाक पसंद है और मजाक करती भी हैं, चीज़ों को सीरियसली बोल देती हैं और अच्छे तरीके से उसको बात को कहने की जो कला है वो बेहतर है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा आपको मन से संतुलित नहीं बनाते हैं। मन असंतुलित हो सकता है, विशेषतया जन्म जब कृष्ण पक्ष के द्वादशी त्रयोदशी का होता है तो रास्ते में तो अंधेरा पड़ रहा है तो मन जो है वो भटका हुआ सा है। उसके रास्ते में अंधेरा जब हो जाएगा तो उसके भटकने के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। विशेषतया व्यक्ति जब पूर्णिमा के निकट आता है या अमावस्या के निकट आता है तो उसकी स्थितियां कई बार मन से कमजोर हो जाती हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होता है, अकेले रहना चाहता है, कई बार जवाब नहीं देना चाहता है, किसी से भी प्रत्युत्तर की इच्छा और आकांक्षा नहीं रखता है, अपने मन की करना चाहता है, संतुलन पैदा करना चाहता है, पर वो हो नहीं पाता है। कई बार व्यक्ति के पास धन की समस्या भी देखने को मिलती है और कई बार ऐसी भी शिकायतें मिलती हैं, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मैं भीड़ में बैठी हूँ पर मैं चिल्ला भी रही हूँ और मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रेन में अकेले सफ़र करते हैं और कई बार एक बात बताऊँ, ये भी होता है व्यक्ति के जीवन में जब कृष्ण पक्ष के करीब करीब का चंद्रमा होता है तो आप दरअसल विवाहित हो या अविवाहित हो। अगर विवाहित हो तो यह स्थिति समझिएगा कि क्या है। अगर विवाहित हो और ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ट्रेन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो मन को भा जाता है, हाँ, और फिर उसे छोड़ने का मन भी नहीं करता है। और मंजिल जब नज़दीक आने वाली हो जाती है, जब सफ़र ख़त्म होने लगती है आपकी या उससे पहले उस
व्यक्ति को उतरना होता है तो मन रौंद जाता है और मन करता है कि उसको ना जाने दूं। ऐसा भी होता है जीवन में कई बार। कोई पसंद आ जाता है जिसको ना तो आप छोड़ सकते हो और ना पकड़ सकते हो। क्यों छोड़ और पकड़ नहीं सकते हो? क्योंकि आपका पति या हो सकता है कि जो होने वाला हो वो कई बार आपको ना समझता हो और स्टेशन पे वो इंतजार कर रहा होता है। ऐसी स्थिति मतलब बीच से स्थिति कई बार हो जाती है जहां पे हम किसी को छोड़ने की इच्छा भी नहीं करती है, मन छोड़ना नहीं चाहता है और परिस्थितियां उसे पकड़ने नहीं देती हैं। ये होता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। वज्र योग मजबूत है। इच्छा शक्ति की जो काम हाथ में लेती हैं उसे पूरा करने की इच्छा रखती हैं और शरीर मजबूत है, श्रेष्ठ है। शरीर की कमजोरी नहीं देख रहा हूं। हाँ, हो सकता है कि मन परेशान होगा, वो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का प्रभाव ऐसा हो सकता है। वाणिज्यकरण व्यवसायिक सोच को आगे बढ़ाने वाली हैं और सबसे लाभ लेना चाहते हैं। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण की हैं तो मनुष्यत्व का प्रभाव है। पर यहां पे एक बात कहूंगा कि अपनी स्थिति को और ज्यादा प्रत्येक दिन मजबूत बनाने का प्रयास करिए और व्यवसायिक सोच को विकसित होने से पहले उसको यह देख लीजिए कि वो जो चीज है वो दिल से कितनी अच्छी है। मतलब क्या आपको बेहतर इंसान बना रही है, जो आगे चल करके आपको दैवत्व के गुण को विकसित करने वाला या उसके सदृश बनाने वाला होता है। आपके प्रत्येक दिन के कृत्य क्या ऐसे हैं जो आपको इस समाज के अभद्र और अशिष्ट लोगों से अलग करते हैं? इसकी पहचान आप में आवश्यक रूप से देखी जानी चाहिए और इस चीज को बढ़ाने का प्रयास करिए। मतलब एक ऐसी स्त्री या एक ऐसी जाति का या एक ऐसी महिला या एक ऐसा व्यक्ति जो नित्य प्रतिदिन उसके जो प्रयास हैं वो बेहतरीन पगडंडी की तरफ जा रहे हों, राजमार्ग का द्वार जो खोलते हों, कुछ ऐसी कुंडलियां विकसित होनी चाहिए। ये पंचांग था आपका और कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैंने पंचांग कैसा पढ़ा है, आपकी जो स्थिति है वही बताने का प्रयास किया है। अब आइए आपको आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियों पे आऊंगा, पर वो धीरे धीरे। पर लग्न कुंडली और नवमांश के साथ उपस्थित हूँ, देख के जाइएगा। बड़ी अच्छी स्थिति बनने वाली है आज के कार्यक्रम की। आइए अब आपको आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियों पे थोड़ी सी चर्चा और आपकी दृष्टि डलवा देता हूं। सबसे पहले बता दूं, तुला लग्न की कुंडली बनती है 7 नंबर से, जो वस्तुतः यहाँ की कुंडली है। मतलब 7वें नंबर की जो कुंडली है, भाव है कालपुरुष की कुंडली में, वो आपकी कुंडली के लग्न में बना है। व्यक्ति व्यवसायिक है, प्रत्येक दिन कुछ कमाना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, सबके साथ संबंध अच्छा बनाना चाहता है, तीव्रता विकास की होती है, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है, किसी के भरोसे आगे नहीं बढ़ना चाहता। और एक बात जो कि बहुत अच्छी है कि व्यक्ति हमेशा ही सुख और साधुता का भाव भी रखने वाला है, धार्मिक मनोवृत्ति का होगा, आगे बढ़ने की स्थिति मजबूत होती है कुंडली में अगर व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत कर देता है तो। पर एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में आपने सवाल तो कुछ पूछा नहीं था, पर मुझे इस कुंडली में जो समस्या एक दिख रही है, क्योंकि शनि मंगल यहां बैठे हैं और ग्रह स्थितियों में सूर्य आपकी कुंडली में बाल अवस्था के हैं, चंद्रमा मृतप्राय हैं डिग्री के हिसाब से, क्योंकि सूर्य की स्थिति जो देखता हूं वो 24 अंश के हैं और चंद्रमा 25 अंश के हैं। ये ग्रह जहां पे सूर्य मकर राशि में बैठे थे, सम राशि में वो ग्रह बाल अवस्था का हो जाएगा। चंद्रमा विषम संख्या में बैठे हैं 25 अंश के, इस वजह से वो मृतप्राय हो जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में 9 अंश के हैं और वो शम संख्या में बैठे हैं, इस वजह से वो वृद्ध हो जाएंगे। बाकी के तीनों ग्रह बुध, गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में अस्त हो रहे हैं और वो तीनों की डिग्रियां बाल अवस्था की दिखा रही हैं, क्योंकि बुध 28, शुक्र भी 28 और गुरु जो है वो विषम संख्या में 3 अंश के बैठे हैं तो बाल अवस्था के हो जाते हैं। बाकी शनि आपकी कुंडली में अवस्था के हिसाब से 14 अंश के हैं, वो सम संख्या की राशि है तो युवा हो रहे हैं। ये बातें बनती हैं। और राहु केतु कुमार अवस्था के हैं। ये कुंडली में ग्रह की स्थिति है, मतलब वो जो ग्रह जैसे जैसे है वैसे वैसे वो परिणाम दे रहा है। आइए अब आपको सीधे आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति मैंने बता दी। अब आपकी कुंडली में आपके नक्षत्र पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो शुक्र के नक्षत्र में हैं और चंद्रमा बैठे हैं कहां? धनु की राशि में। मतलब व्यक्ति के अंदर काम करने की स्थिति अच्छी है, धार्मिक प्रवृत्ति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि गुरु की राशि और शुक्र का नक्षत्र। शुभ ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र, और जब व्यक्ति के ऊपर से इनका प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं शुभता भी रहेगी। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि लग्न भी देखिए तुला का बन रहा है और लग्न में ही केतु जैसा ग्रह बैठा है जो कहीं ना कहीं परिवर्तन में है। राहु और केतु के नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है। केतु लग्न में है तो हो सकता है कि व्यक्ति के मन को कंफ्यूजन में रखे और कई बार वो स्वास्थ्य को कमजोर करता है,
और कई बार चीज़ें समय से पहले छूट जाती हैं। समय से पहले छूटने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जीवन में जो उनको रहना था पर वो रहे नहीं, बहुत जल्दी उनका साथ छूट गया, ये बात बनती है। और व्यक्ति के जीवन में संशयात्मक स्थितियां बना के रखते हैं, ये कंफ्यूजन बना करके केतु रखते हैं और व्यक्ति को हमेशा ही मन से कई बार परेशान भी करते हैं। आपकी कुंडली में अब जरा मैं लग्न को देखता हूं तो लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, उनका वो दिग्बली क्षेत्र होता है। पर ग्रह दिग्बली होकर के बैठा तो है पर अस्त है, तो इसका परिणाम दिग्बलत्व के भाव में बैठने का प्रभाव ये होगा कि पीछे चंद्रमा और आगे गुरु, लग्न के अधिपति को शुभकर्तृ योग लग गया। वो स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे, माता का पक्ष कमजोर नहीं होने देंगे, सुख संसाधन समृद्धि धन मान और परिवार कुटुंब इन सबका सहयोग वो दे सकते हैं और वो देते भी होंगे। पर अस्त होने के कारण कई बार आपको वो कम मिलती है, पर अस्त होने के कारण वो कई बार बहुत देर के बाद या बहुत सूक्ष्म या फिर दशाओं में ही, या कई बार आप दूर रहते होंगे तो घर के निकट जब जाते हैं तब मिलता है। और एक बात बताऊं, तो शुक्र जब दशम स्थान के से संबंध बना रहे हों, जैसे दशम स्थान से संबंध इनका बन रहा है, यहां पे वो देखेंगे ना, लग्न के अधिपति दशम स्थान को देख रहे हैं और उनको लगा है शुभकर्तृ योग। वो सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, जहां सूर्य ने शुक्र को भी अस्त किया, बुध को भी अस्त किया और गुरु को भी अस्त किया। गुरु अकेले बैठे तो विवाह में कमजोरी देखी जा रही है और कई बार संबंध कमजोर से रह रहे हैं, कई बार चीजें गड़बड़ भी होती हैं। ये क्षेत्र जहां से हम विचार करते हैं वहां पे वो भाव में उस भाव का कारक ग्रह अकेला बैठा है। मंगल जो आपकी कुंडली में बनते हैं सप्तम और द्वितीय का अधिपति, ये सामान्यतया इस कुंडली में कमजोर भी हो रहे हैं। और एक बात बताऊं, वो कमजोर इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं मारक भावों के अधिपति बनते हैं और शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, जिसकी चौथी दृष्टि मंगल की यहां पड़ रही है। व्यक्ति शिक्षा से युक्त है, शिक्षण कला का माहिर है, समझदार है, कई प्रकार के ज्ञान को रखने वाला है। ऐसे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं देख रहा हूं मैं जिसमें व्यक्ति को महारत हासिल ना हो, या कई प्रकार की विद्याएं व्यक्ति समझने की स्थिति में है। इसकी दूसरी वजह कि मंगल की दृष्टि यहां भी पड़ रही है, यहां से सातवीं दृष्टि से मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, जहां पे शुक्र की राशि है जो गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं का जानकार व्यक्ति को बनाता है। और एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति शुक्र जाकर के चतुर्थ भाव में अस्त हो रहे हैं और वहां पे शनि जैसे असंतुष्ट ग्रह की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और वो ग्रह शनि सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है जो आयु भरपूर देता है पर व्यक्ति को आलस्य भी देता है अपनी दशाओं में। और उसके बाद ये उच्च की राशि को भोग करके निकला है। ये ग्रह आपकी कुंडली में युवा अवस्था का है, तो जरा गौर करिएगा, ये तुला राशि उसकी उच्च की राशि लग्न में ही बन गई। इतनी स्थिति कुंडली की जब बन रही हो तो व्यक्ति को कहीं से भी मैं कमजोर नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि शनि भी उच्च की राशि को भोग के निकले हैं और व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास होना जन्म कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। अंदर क्या है, तो ये बड़ा गूढ़ और रहस्यमय व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति से काम कैसे निकालना है उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये बड़ी अच्छी बात है जो आपकी कुंडली में आपको मजबूत बनाने की स्थिति में ले जा रहा है। मंगल और शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। प्रैक्टिकली व्यक्ति जो होता है वो सोचने की स्थिति में होता है और दिल से उल्टा नहीं सोचता है। जो चीजें सही होती हैं वही बोलता है और जो चीज प्रायोगिक है, जो प्रासंगिक है, वही बोलता है। इरेलेवेंट नहीं होता है और जिस बात पे और जिस मुद्दे पे बात करता है उसी पे बात करना चाहता है, बात को दूसरे तरफ मोड़ना नहीं चाहता है। अब मैं आपको गंभीरता से आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं क्योंकि आप एक गंभीर दर्शिका हैं। ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल की राशि बनती है, वहीं बैठा है वो। धन की स्थितियां कई बार कमजोर सी दिख रही हैं और कई बार व्यक्ति अनायास यूं ही खर्च कर देता है। एक बात बताऊं, तो कई बार वो अपने कुटुंब के पीछे भी खर्च करता हुआ देखा जाता है। शनि और मंगल धन से स्थितियों को कमजोर करते हैं क्योंकि यहां पे शनि अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं तो अपने प्रभावों को और वो मजबूत बना देते हैं। वाणी न्यायप्रिय हो सकती है। कई बार व्यक्ति जो है वो दिल की बात दिल में ही रख लेता है और बोल नहीं पाता है,
पर एक बात बताता हूं कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वाणी का शत संपूर्ण लाभ मिल सकता है। जब भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की दशा जाए तो व्यक्ति को अपनी वाणी का लाभ ले लेना चाहिए और व्यक्ति के धन के बचाने का प्रयास उस समय सफल हो सकता है। अन्यथा उस समय व्यक्ति की कुंडली में धन के आने की स्थितियां भी देख रहा हूं, क्योंकि शनि जैसा ग्रह बैठा है जो कि जन्म कुंडली में कारक होता है। पंचम भाव के अधिपति जहां गुरु स्वयं धन के कारक होते हैं बैठे हैं, पर वो थोड़े कमजोर भी कर रहे हैं। अकेले नहीं होते तो और मजा आ जाता, पर शनि की तीसरी दृष्टि यहां है तो भवन का सुख भी मिलेगा। पर एक बात बताऊं तो शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव चतुर्थ भाव पे है। ये माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देने वाला होता है और कई बार माता से विचारों में भेद पैदा करता है। एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में साथ में रहते हैं, पर फिर भी कभी कभी बर्तन खटक जाते हैं और आवाज हो जाती है। हाँ, ये बात है, तो इसको जरा संतुलन में रखिएगा। ऐसे आपकी कुंडली में पिता भाव का अधिपति चंद्रमा है। पिता व्यवसायिक हो सकते हैं या फिर वो कोई ऐसा काम करने वाले हो सकते हैं जो शुद्ध हो। गलत और निंदनीय काम पिता नहीं करते हैं। धार्मिक मनोवृत्ति को धारण करने वाले होते हैं, क्योंकि यहां से गुरु का लाभ तृतीय एकादशवें का है और यहां से दशम भाव के अधिपति जो पिता भाव के अधिपति होते हैं, आपकी कुंडली में ये कर्म का भाव है, वो भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। कर्म को भाग्य का लाभ मिलता देखा जा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव पे उसकी दृष्टि है। यहां के अधिपति होकर के बुध सुख से संबंध बना रहे हैं, मित्र की राशि में है, मित्र उसको देख भी रहा है, यानी कि पंचम भाव के अधिपति शनि भाग्य भाव के अधिपति बुध पे जब दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति को धार्मिकता से भर करके रखने वाले होंगे और भाग्य में जीवन का सुख भी है। क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ता हूं। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब आपकी कुंडली में कौन सा क्षेत्र देखूं जो सबसे ज्यादा मुझे आवश्यक लगता है। आपकी कुंडली में अब मैं सप्तम भाव पे आता हूं। यहां पे राहु का प्रभाव है, केतु के साथ वो नक्षत्र के परिवर्तन में है। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखेंगे। वो कई बार विवाह विलंब से बनने की स्थितियां भी दिख रही हैं, क्योंकि शनि मंगल के यहाँ पे प्रभाव है और जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु हैं। दाम्पत्य को मैं कमजोर देख रहा हूँ। अगर विवाह नहीं हुआ है, हालांकि अब 1986 की हैं, हो जाना चाहिए, पर अगर विलंब भी हो या कैसा भी हो तो दाम्पत्य को थोड़ा सा नर्चर करने का प्रयास करिएगा। उसको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में मत रखिएगा। एक बात और कहता हूँ, दाम्पत्य आपका खराब नहीं होगा ये मैं 100% गारंटी से नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्थितियां हैं, क्योंकि मन और भेद दोनों एक साथ बैठे हैं। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति होता है। द्वितीय भाव मानसिक दुर्विकार और मानसिक भावनाओं का और मानसिक विचारों में जो मन में विचार आते हैं उसका होता है। सुख भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि अपने भाव से तृतीयस्थ गए हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, पर उसका वो शत्रु होता है। बहुत अच्छे संबंध उनके नहीं होते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं उसमें परेशानी है। पर वापस उस मुड़ करके शनि की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति अपने बल पर भवन, वाहन, संपत्ति और चीजें बैलेंस इकट्ठा करता है। भरोसा किसी पे मत करिएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे कमजोर होते देख रहे हैं। षडबल में सर्वाधिक कमजोर ग्रह सूर्य ही बन रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को किसी पे भी भरोसा करने से बच जाना चाहिए। अपने बारे में कभी किसी से बहुत ज्यादा उसको निकट लाने का प्रयास न करें तो ज्यादा बेहतर है। आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी राशियां बन रही हैं वो सिंह की बन रही है, पर सुख लाभ भाव के अधिपति होकर के वो सुख में गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है जो इस कुंडली को मजबूत बनाते हैं। इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात, भाग्य भाव के अधिपति सुख में आ रहे हैं, पर वो अस्त होकर के अपने बल को और ज्यादा वृद्धि देने वाले होंगे। और सूर्य और बुध और शुक्र का एक साथ बैठना व्यक्ति के सुखों को कमजोर करता है। एक बात मैंने ऑब्जर्वेशन में रखी है जो कि कई कुंडलियों पे मैंने देखी है घटित होते, कि दरअसल शुक्र बुध और सूर्य एक साथ ही बैठना चाहते हैं और ये कभी भी एक दूसरे से एक घर के बाद नहीं बैठते। ये या तो यहां बैठेंगे या यहां या फिर यहां, निकट ही बैठते हैं। पर इनके साथ वो वाली स्थिति होती है, बैठना तो साथ चाहते हैं पर बनती नहीं है बात, और जिस भाव में एक साथ बैठ जाते हैं ना उस भाव को कमजोर कर देते हैं। तो सुख भाव में बैठे हैं, माता के भाव में बैठे हैं, तो जरा उनका ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। पोषण जरूरी है उनका, उनके साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करिएगा। अगर वो हैं तो उन्हें लंबी आयु का वरदान प्राप्त हो, अगर वो नहीं हैं तो वो पुनः आपकी माता बन के आपके सामने आ जाए, बस यही कहूँगा। पर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। पिता ठीक है, षडाष्टक में है वो, तो ठीक है, संबंध खराब नहीं है, पर वो व्यवसायिक सोच वाले व्यक्ति हैं और लाभ और अलाभ की स्थिति को आपके बारे में वो ज़्यादा निर्णय दे सकते हैं। क्योंकि आपके सुख के लिए अगर देखता हूँ
तो दशम का अधिपति दशम भाव जहां पे शनि की राशि बनती है उसकी मूलतया राशि बन रही है चतुर्थ भाव में, तो काम से संबंध है। व्यक्ति के पिता कार्मिक हैं और वो खाली बैठने वाले नहीं हैं। क्लियर है। मैं सप्तम पे था, यहां गुरु अकेले हैं, ये ठीक नहीं होता है। अकेले बैठना, पंचम भाव में उनको कारकत्व की प्राप्ति होती है। कारको भाव अनाशया का जो सूत्र होता है वो ये कहता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के कारक अगर गुरु हों या होते हैं और अगर वो अकेले बैठ जाते हैं तो चीजें गड़बड़ करते हैं और कई बार वो एक रूपता नहीं दिखाते, उसमें असमंजस वाली स्थितियां देते हैं, संतान बाधा कई बार पैदा करते हैं, मन मुताबिक संतति नहीं होती है, गड़बड़ होती हैं चीजें। क्योंकि यहां से उनके केंद्र में जो राशि बन रही है वो वृषभ की बन रही है और वहां के अधिपति होकर के शुक्र अस्त हो रहे हैं और सुख भाव में अस्तमेश जब बैठ जाते हैं तो कई बार कष्ट देते हैं। सुखेश शनि मंगल की राशि में और यहां पे कौन बैठ गया, तो जन्म कुंडली के सुख के अधिपति। तो भाग्य और अष्टम इन दोनों का एक साथ जाना और वो भी सुख भाव में तो कमजोर करेगा ना। तो ये बातें बनती हैं। उसके बाद ये बहुत अच्छी स्थिति, भाग्येश बैठे हैं तो वो आपको भाग्य का सुख देंगे और भाग्य का लाभ मिला है, भाग्य में सुख की स्थिति है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने पढ़ाई क्या किया है ये तो कुछ बताया नहीं है, पर एक बात बता दूं, इस कुंडली में शिक्षा भाव के अधिपति शिक्षा का लाभ शुरुआत में देर से हो सकता है या कई बार उसमें ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, पर व्यक्ति अपने बल पे पढ़ लेना चाहता है और परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, गुरु ठीक नहीं है, बाल अवस्था के हैं, इस वजह से वो संपूर्ण तो नहीं होता है पर फिर भी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है और खुद से ही सीख लेता है। और कई बार आपके निकट के जो लोग हैं उनको ये बात सुनकर के ताज्जुब लगेगी कि आपने ये कहां से सीखा। हाँ, ये बात है कुंडली में, ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में सुख भाव में बैठे हैं तो वो प्रत्येक प्रकार का सुख दे सकते हैं। सुख से उसका संबंध बन रहा है, अगर वो सुख से संबंध बना रहे हैं और अगर अष्टमेश हैं तो निसंदेह व्यक्ति कई प्रकार की विद्याओं का जानकार भी होगा और कई प्रकार की गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं को पाने का प्रयास करता है और ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो उनको ऐसी शिक्षा दे सके। क्लियर है। भाग्य भाव खाली, एकादशवां भाव खाली, दशम स्थान खाली, आठवां भाव खाली, कुंडली के जितने ग्रह हैं वो वामावर्त होकर के बैठे हैं। मतलब यहां पे एक घर यहां, एक घर यहां, एक घर यहां, एक घर यहां, 1 2 3 4 चार ही घर ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे ग्रह सिमट गए हैं। ये कई बार चीजें अच्छी भी होती हैं पर कार्मिक रूप से ये कई बार व्यक्ति को उतना लाभ नहीं देती हैं जितना लाभ देना चाहिए। व्यक्ति का कर्म वाला सेक्टर जो होता है वो मन मुताबिक नहीं होता है, पर वहां पे सूर्य जैसे ग्रह की स्थिति है जो आपकी कुंडली में बाल अवस्था का बैठा है, उसके दृष्टि का लाभ तो मिल सकता है, व्यक्ति को वो लाभ दे सकता है। तो अगर काम कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं देख रहा हूं तो स्त्रियों से संबंधित कारोबार आप कर सकती हैं। स्त्रियों से संबंधित कारोबार में कपड़ों का व्यवसाय आता है, बुटीक वगैरह का। आप काम क्या करती हैं आपने मुझे बताया नहीं है, पर यह कुंडली व्यवसायिक ज्यादा है और अगर आप किसी के अंडर में काम करती भी हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मैं एक बात जो अच्छे तरीके से समझ रहा हूं कि पंचम भाव में बैठे गुरु व्यक्ति को किसी दूसरे के अंडर में काम कराने की स्थितियां रखते हैं। तो ऐसी स्थिति भी है कि अगर आप अपना खुद का काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि वर्णिज करण में आपका जन्म हुआ है और आप क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण की हैं तो व्यक्ति खुद का काम कर सकता है। पर अगर ऐसी स्थिति बनती हो कि किसी दूसरे के अंडर में रह करके काम करना पड़े, किसी के ऑर्डर को फॉलो करने की बात होती रहे, या फिर आप कुशल गृहिणी हैं तो फिर तो वो तो बात ही अलग है। पर अगर आप अपना काम करना चाहती हैं तो निसंदेह कर सकती हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में जो कर्म वाला क्षेत्र है, D10 चार्ट, वहां पे कर्क लग्न बन रहा है और वो कर्क लग्न जब बन जाता है कुंडली के दशम स्थान में तो व्यक्ति को अपना काम करवाने वाला या व्यक्ति कई बार अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता है और कहीं पे भी काम करे उसका मन बेचैन रहता है कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए। व्यक्ति प्रतियोगी होता है, खोजना चाहता है, मिलना चाहता है कुछ नए लोगों से। ये बात बनती है। आपकी कुंडली में कर्क लग्न की बनी वहां पे कुंडली दशमांश चार्ट में और वो जा करके धन भाव में बैठे हैं। अगर काम करेंगे तो उससे धन भी होगा क्योंकि धन को वो सपोर्ट कर रहा है। वहां का अधिपति सूर्य अति विशिष्ट कारक भाव में बैठा है। अगर मैं इसको दशमांश कहूंगा तो लग्न बना 4 का, यहां के अधिपति बने चंद्रमा धन में गए और यहां के अधिपति बने सूर्य, वो अति विशिष्ट कारक एकादशवें भाव में बैठे हैं। तो ये अच्छी बात है। सूर्य एकादशवें भाव में बैठ करके अगर किसी भी चार्ट में पंचम भाव को देखते हो तो ये न केन प्रकारेण व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा, पद, गौरव और एक चेहरे पे अजीब तरीके की
मुस्कान देते हैं, जो व्यक्ति आसानी से किसी को भी आकर्षित कर सकता है। और वैसे भी आपकी कुंडली में तो चंद्रमा शुक्र का नक्षत्र धारण करके बैठा है, गुरु की राशि है और तुला लग्न है। तो ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आप में सुंदरता है, पर मैं विचारों की स्वतंत्रता की और सुंदरता की बात कर रहा हूं, सामने वाली सुंदरता नहीं, जो प्रायः चेहरे पे दिखती है। उसकी कुंडली मैं नहीं देख सकता जो सामने से सुंदर हो, पर विचारों की स्वतंत्रता और विचार की सुंदरता इस कुंडली में दिख रही है। और वो इसलिए है क्योंकि आप गुरु से प्रभावित हैं, जो मैं हूं। गुरु से जो लोग प्रभावित होते हैं वो अगर बनेंगे तो बहुत अच्छे, और अगर बिगड़ेंगे तो उनसे ज्यादा खराब कोई नहीं होता है। तो ये बात बनती है आपकी कुंडली में। राशि के अधिपति पे राहु का प्रभाव है, तो मन संशय से युक्त है यहां भी, क्योंकि चंद्रमा पहले ही पापक ग्रह बना, उस पे राहु का प्रभाव है, और वो मंगल और सूर्य शनि के बीच में आ रहा है, तो पापकर्त्री भी लगा हुआ है, जो आपकी कुंडली में दशमेश है। तो हो सकता है कि काम मन मुताबिक ना मिले, या व्यक्ति का काम कई बार ऊपर नीचे जाता रहे। ये बात है क्योंकि दशमेश को पापकर्त्री लगा है, और वो पराक्रम भाव में बैठा है जन्म कुंडली में गुरु की राशि, और वो गुरु अस्त है। मतलब राशि का अधिपति अस्त अगर हो, चंद्रमा खुद मृतप्राय हो, तो परेशान तो करेगा ना। अब धन जो आएंगे, धन के जो आने की गति है वो हो सकता है रुक रुक करके आए, या हो सकता है रेगुलर ना आए। व्यक्ति बचाना चाहे, पैसे बचाना चाहता है किसी और काम के लिए, पर अवस्था किसी और काम की हो जाती है, तो सारे पैसे उधर खर्च हो जाते हैं। इमोशनली व्यक्ति ब्लैकमेल हो जाता है। कई बार लोग आपका लाभ ले लेते हैं, और घर से दूर रहने की स्थिति बन जाती है। तो ये सारी चीजें जन्म कुंडली में बन रही है। अब जरा आप अपनी कुंडली में यहां देखिए, यहां पे मंगल, बुध और शुक्र बैठे हैं। मंगल कहां के अधिपति होते हैं? जन्म कुंडली में बनते हैं वो रोग के अधिपति। रोग के अधिपति होकर के वहां नीच का चंद्रमा बैठा है। स्वास्थ्य को चंद्रमा कमजोर करने पे हर जगह परेशान कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोग भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता है। परिस्थितियों से व्यक्ति को जिताने की स्थिति तो रखती है स्थितियां, चंद्रमा और मंगल की नौमांस में छठे भाव में, जहां 8 नंबर लिखा है, पर वहां के अधिपति होकर के मंगल सुख भाव में बैठे हैं। तो माता को रोगी, यहां से भी माता को समस्याओं से घिरा हुआ देख रहे हैं। पर शुभ कर्त्री लगा है तो वो फंस के निकल जाती हैं, हर बार उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। पर बुध भी यहीं बैठा है जो भद्रयोग लगाएगा, पर नौमांस से योगों का निर्धारण नहीं होता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको वाणी का सुख और व्यक्ति को चेयरपर्सन बना देता है, सुख देता है। बुध का चौथे भाव में बैठना रोगेश के साथ, और शुक्र भी साथ में बैठे हैं। बोलते बोलते थोड़ा रुकना पड़ता है, कभी कभी श्वास भी तो लेनी है। तो यहां पे मैं बुध की बात कर रहा था। बुध अकेले बैठे नहीं है, वो रोग और पंचम के अधिपति के साथ। तो अब जरा गौर करिए, तो यहां बुध की राशि बनी चौथे भाव में, 5वें नंबर के अधिपति बने शुक्र, वो भी साथ में बैठ गए, और रोगेश। ये तीनों भाव क्रमशः एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। और मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में कैसे हैं वहां पे देखिए, तो मंगल था कमजोर, वो वृद्ध था, और शुक्र कैसे थे? अस्त थे। यानी कि यहां पे भी वो स्थितियां कुंडली में रोग वाली, प्रतियोगिताओं में सफलता वाली और ज्ञान वाली कमजोर हो रही हैं। और गुरु वर्गोत्तम यहां भी। पर एक बात बताता हूं, गुरु अगर वर्गोत्तम हो रहे हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ज्ञान तो बनाएंगे। तो आपके बारे में मैं एक बात जो कि बहुत आसानी से और सरलता से और पूरी मजबूती से कह सकता हूं, व्यक्ति ज्ञान का धरोहर है और धारण करने वाला है। पुरोधा हो सकता है, लिखने की कला बेहतरीन है और काबिल है लिखने में, अपने मन की बात किसी को भी आसानी से शेयर करना चाहता है, उसकी स्थिति है। और व्यक्ति चाहे कितने भी लोगों के बीच में जा करके अगर निकल जाएगा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको ना देखे, ये भी बात है। अब उसके चाल ऐसे हैं या फिर प्रतिक्रिया करने की स्थितियां ऐसी हैं, पर कहीं भी रहेगा वो अपनी पहचान बना ही लेता है। अब आपको एक बात और बताता हूं थोड़ा खुल के, आप यूट्यूब के कितने ही चैनल देखते होंगे, हर जगह के लिए आप यूनिक होंगे, ये भी बात है, और ये बात बिल्कुल सही होगी, गौर करने वाली बात। तो ये आपकी कुंडली रही। धन खर्च की स्थिति ज्यादा है, बचाने का प्रयास करिए। दाम्पत्य को अगर शुरू कर रखा है, विवाह हो गया है, तो पति के साथ और निकट आइए, और प्रेम को संशय से युक्त मत रखिए। पति प्रेम करने के लिए ही है, तो अगर विवाह नहीं हुआ होगा तो प्रेम कर लीजिएगा, अगर विवाह हो गया है तो उसमें किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह और संशय मत रखिएगा। संतान वगैरह की बातें आपकी कुंडली में मैं देख लूं, अगर है तो चीजें मैं अपना बताने का प्रयास करता हूं। D7 चार्ट में लग्न के अधिपति नीच के हो रहे हैं, संतान में समस्या हो सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव में D7 चार्ट में अकेले शनि बैठे हैं, और वहां पे हालांकि गुरु देख रहे हैं पर अकेले हैं वो, और वो भाग्येश है, तो संतान का सुख है, संतान का सुख है, ये बातें बनती हैं। नीच के मंगल हैं और उस पे बुध और शुक्र का प्रभाव है, तो जीवन में सुख भी है और संतान से सुख भी प्राप्त होगा। मतलब ऐसा है
कि अगर आपकी संतति कहीं भी रहे आपको सुख देने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र जैसे दो दो शुभ ग्रह अगर देख रहे हो तो स्थिति कमजोर नहीं है। अब नवमांश में थोड़ी सी चर्चा, यहाँ केतु बैठा है, इसका प्रभाव है, और यहाँ के अधिपति पंचम में बैठे हैं। पति से संबंध अच्छा रखिएगा, इतनी ही कहूंगा। पर यहाँ पे यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हैं, रोगेश के साथ बैठे हैं और पंचमेश के साथ बैठे हैं, तो योग है। पर यहाँ पे भी गुरु की स्तुति बन रही है, वो ठीक है। अब क्या कहूँ, सब तो बता दिया मुझे लगता है। अगर कुछ सवाल होगा तो बात कर लीजिएगा। और बाकी आपकी कुंडली में 2-3 बात और बता देता हूँ। यहाँ गुरु मंगल के नक्षत्र में है, तो उग्र बहुत जल्दी होते होंगे आप। क्यों ऐसा? क्योंकि विचार में मुंहफट हो जाता है व्यक्ति, कई बार बोल देता है पट्ट से और तपाक से बोल देता है, और कई बार वो नुकसानदायक भी हो जाता है, जो आपके बारे में लोगों को गलत धारणाएं विकसित करने का कारण बन जाता है। तो थोड़ा रुक जाइए, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देना भी सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल का प्रभाव है। निस्संदेह आप थोड़ी उग्र हो सकती हैं वाणी से, या हो सकता है कि थोड़ी वाणी कठोर हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा सत्य सिद्ध बोलने वाली हो। इसको देख लीजिएगा। विचार उग्र हो सकते हैं, इसको कामनेस देने की स्थिति बनती है। लग्न में केतु का प्रभाव है, कंफ्यूजन जीवन में रह सकता है। यहाँ पे सूर्य बुध शुक्र ये व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर रखते हैं, और कई बार मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपकी कुंडली में भवन वगैरह के सुख के बारे में चीज़ें ठीक हैं। अब बात आपकी कुंडली में दशाओं पे कर लेता हूँ। भाविशा जी की कुंडली में अभी चल रही है राहु की दशा। राहु आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं सम राशि के, अवस्था उनकी कुमार की है, क्योंकि डिग्री जो है वो नवंश की है। नवंश 37 कला अश्विनी नक्षत्र के साथ परिवर्तन, केतु के साथ दोनों क्रमशः परिवर्तन में हैं, तो स्थितियां अनुकूल होने के साथ साथ प्रतिकूल भी होंगी, पर वो आपके पक्ष में ही आते दिख रहे हैं। सप्तम भाव के राहु विवाह को काटते हैं, और कई बार विलंब से विवाह होते भी देखे गए हैं। ये बात बनती है। संबंध और व्यक्ति जहां पे काम करता है, हो सकता है उसके साथ ऊपर नीचे, या फिर कई बार वहां पे डिप्लोमेसी होती है, तो घर में भी कई बार वातावरण ऐसा बन जाता है जो आपको परेशान कर सकता है। तो इस वजह से अपने दिनचर्या में गणेश जी की पूजा को शामिल करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, दुर्वा अर्पित किया करिए। उपाय मैं यहां बता नहीं सकता, बताऊंगा आपको तो करेगा कोई और, इस वजह से नहीं बताऊंगा। तो उपाय मुझसे आप संपर्क करिए, उसके लिए फी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा। राहु की दशा है तो लाजवर्त पहन लीजिए। तुला लग्न की कुंडली के लिए कई बार लाजवर्त लोग मना करते हैं, पर मैं नहीं करूंगा। अगर वो ना बन पड़े तो गोमेद भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि तुला लग्न के लिए ये बातें बनती हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पहन लें, या तो लाजवर्त, और पहले लाजवर्त को ही सामने रखिएगा। अगर कोई रत्न पहना हुआ होगा तो आपकी कुंडली में जीवन पर्यंत अगर कोई पहनने वाला रत्न है तो अस्त ग्रह बुध गुरु और शुक्र हैं, पर आपकी कुंडली के हिसाब से एक मोती मैं कहूंगा कि आप धारण करिए, क्योंकि उसकी स्थिति जन्म कुंडली में दशमेश की है, और वो धनु का होकर के बैठा है। गुरु के वो अच्छे होते हैं, उनके साथ संबंध भी अच्छे हैं कुंडली में। पर नवमांश में अगर देखता हूं तो गुरु यहां और चंद्रमा आगे बैठे हैं, ये धन की स्थिति है तो अच्छी है। तो चंद्रमा का रत्न आप मोती पहन सकते हैं, या मोतियों की माला धारण कर सकती हैं। अगर हो सके तो आप तुला की हैं तो ओपल भी पहन सकती हैं। पर अभी राहु के बाद गुरु की दशा आने वाली है, तो मैं एक बात कहूंगा, तो अगर कुछ ना पहने तो एक सोने की अंगूठी पहन लीजिए, बस काफी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। अगर सब बातें मैंने बता रखी हो तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। ऐसे आपकी कुंडली अच्छी है, खराब नहीं है, क्योंकि यहां पे जो भाग्येश थे वो यहां लग्न में आ रहे हैं, और जन्म कुंडली में शनि यहां अष्टम के अधिपति, तो आलस्य और कई बार प्रमाद देते हैं। अपनी दशाओं में ये भयंकर आपको धार्मिक बनाएंगे, अकेलापन और एकाकी बनाएंगे। यहां पे गुरु मंगल की राशि बन रही है, ये रोग की राशि है, तो कम से कम माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और कभी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि नवमांश में शनि और चंद्रमा का एक साथ रोग भाव में आना मानसिक कमजोरी को दिखाने वाला बनता है, क्योंकि यहां भी शनि चंद्रमा के निकट ही जा रहे हैं, जो कि उच्च की राशि से निकल करके द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो कई बार वो व्यक्ति को कृपणता देते हैं। किसमें? स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।